अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी स्क्रीन पे सुहाब सिर। लेकिन आपको पता है कि हम चूँकि लाहौर से आपको रोज़ाना इस्लामाबाद लेके जाते हैं, लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद जाने से पहले लाहौर की बात कर लूँ, आपको पता है अगर सर्दी के मौसम की तब्दीली की बात करें तो ये नवीद पहले आ जाती है इस्लामाबाद में। लेकिन अब फाइनली मैं जब देखती हूँ लोगों के चेहरे तो वो एक $100 स्माइल के साथ साथ खिलखिला रहे होते हैं, बिकॉज सर्दी किसको अच्छी नहीं लगती, किसको प्यारी नहीं लगती। मतलब हमने तो इतनी तैयारी कर ली है लाहौरियों ने कि सर्दी अभी आई नहीं है प्रॉपर, लेकिन हम इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी एंजॉयमेंट जो है ऑल दो के बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है। आप अगर आलूदगी की बात करें, स्मोक फोक की बात करें, तो सारी सिचुएशन पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे कि सर्दी आपने एंजॉय करनी है, लेकिन आपने प्रिकॉशंस कैसे करनी है इसको भी आपने कीप इन माइंड रखना है। तो ये जो साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट सर्दी के होते हैं, ये इस्लामाबाद में हमारे जो को होस्ट बैठे हैं उन पे भी ये साइड इफेक्ट सबसे पहले होता है। तो उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनका हालचाल पूछते हैं। तो आइए चलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि भाई सर्दियाँ आ गई हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि सुबह के मैं मैं बहुत जल्दी उठा हूँ और आई थिंक 4:30 थे कि ठंडी ठर हवाएं ना उसके बाद फिर मेरी हालत ख़राब। बहरहाल आपको पता है कि पोलन भी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में, और फिर अगर पोलन के साथ साथ कहीं ना कहीं एहतियात भी करना है। अगर आपने सुबह की वॉक करनी है तो मास्क लाजिम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ठंडी ठार हवाएं जो है उससे भी फिर नज़ला ज़ुकाम और इस किस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं। बहरहाल मौसम ने क्या करना है, बदलना तो है ना। अच्छा, इसलिए बड़े कहते हैं ना हरमीत बाजी, आपने सुना ही होगा कि जाती सर्दी और आती सर्दी ना उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो जो आती सर्दी है ना, हम बस इंजॉयमेंट में आजकल चूँकि ना सर्दी है ना गर्मी है, तो बाहर निकल के मौसम इंजॉय करने की जो कोशिश करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ठंड लग जाती है और फिर बहुत सारे नज़ले ज़ुकाम खांसी के मसाइल, जैसे कि आप उसकी एग्जाम्पल आज लाइव हमारे सामने है। तो भी इनको बताएं कि एहतियात करें, और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आगे 3-4 महीने सर्दियों के आपने अगर भरपूर इंजॉय करने हैं तो शुरू में आपको थोड़ा वार्म रखना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। बट ऑल दो आज सर्दियों के हवाले से हमारा डिटेल सेगमेंट भी होगा हमारे आज के प्रोग्राम में, उसको प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ही आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की बात कर लेते हैं। यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक के 2 घंटे के रनडाउन में हमारे पास क्या क्या होगा आपके साथ शेयर करने के लिए, उसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो टॉप स्टोरीज में आपको पता है टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंटरेस्टिंग खबरें कहाँ से पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से कहाँ से आ रही हैं। वो खबरें जो आपको हैरान कर देती हैं, वो खबरें जो वायरल होती हैं, और वो खबरें जो आप बहुत पसंद करते हैं, वो खबरें जो आप रील्स की सूरत में लोगों को शेयर करते हैं कि देखो भाई इस उम्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं और किस किस तरह के अनोखे मनोखे काम कर रहे हैं। तो खैर इसको हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आपको पता है कि हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल सेगमेंट के बारे में डिटेल में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अदालतों की जानिब से जो उनको रिलीफ मिल रहा है उस पर दीगर जमातें जो है काफ़ी इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक के बाद एक अब जो रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं उस पर अब कल की अगर हम बात करें हेयरिंग की, तो आपको पता है वो 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन फिलहाल पंजाब में और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है उस पर आज के प्रोग्राम में पॉलिटिकल सेगमेंट में हम डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि लाहौर में जब हम फोक की बात करते हैं और फिर आलूदगी की वजह से हम स्मोक की बात करते हैं, तो उसका इम्तजाज जो है वो स्मोक की सूरत में हमारे सामने आता है। और अभी सर्दियां आई नहीं हैं, लेकिन ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती दिखाई दे रही है। अगर हम लाहौर के इंडेक्स की बात करें तो वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। कराची की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो स्मोक की जो है उससे बचने के लिए जो हुकूमत है या कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो क्या काम कर रहे हैं, और आपको अपने घर पर या घर से बाहर निकलने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और चूंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये सेगमेंट हमने कंपल्सरी ही किया है, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत देर बाद और बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का फाइनली एक इजलास होने जा रहा है कल के रोज़, यानी जुमेरात के रोज़। तो गज़ा की जो सूरत हाल है, इसराइल की जो जारियत है, उस पर अब जो है एंटोनियो गुतेरेस से जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा मतलूब किया है, तलब किया है। तो सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में एक सेगमेंट के तौर पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और जब हरमीत बाजी हम सर्दियों की बात करते हैं, पता नहीं आज आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, लेकिन आप मुझे लगता है जिम आपने आज भी नहीं छोड़ी होगी। तो गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन कहा जाता है कि सर्दियों में आपको पता है वार्म अपने आप को रखने के लिए एक्सरसाइज करना या वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आपको बहुत मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली सर्दियों में वजन कम किया जा सकता है, ये एक अच्छी खबर है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको तैयार कर रही हूँ कि अगर मुझे तो लगता है बड़ा मुश्किल है सोहा अगर हम देखें, क्योंकि सर्दी आती है तो खाने पीने का जो रुझान है वो बढ़ जाता है। बाज़ारों में सूप से लेकर ज़बरदस्त किस्म की मछली, और फिर अगर आप देखें आसपास तो फिर आप जैसे जो लोग होते हैं फिर कहीं ना कहीं बारबेक्यू की तलाश में निकल जाते हैं।
बस ठीक है जी, मछली की हम बात तो करेंगे, आपने खाने पीने की बात शुरू कर दी। मैं लोगों को फिटनेस का दर्ज देने की कोशिश कर रही हूँ कि चले भाई आप थोड़ा फिट रहे, लेकिन अगर आपने वजन कम करना है तो वर्कआउट आपको सर्दियों में कितना यूजफुल हो सकता है आपके लिए, उसके हम आपको आज कुछ टिप्स देंगे और उसका आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज के बाद आपको पता है आपका डोज हमारा डोज फ्रेश डोज, और जो सुबह सुबह आपको एक वेकअप कॉल देता है कि भाई उठे, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई अनोखा काम अगर आप करते हैं, कोई आर्ट, कोई स्किल आपके अंदर है तो उसको शोकेस आप कर सकते हैं इस सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो वेडनेसडे का आज का पहला डोज आपको दे देते हैं। पहला डोज जो है वो बेसिकली कहते हैं अगर सिक्स सेंस की हरमीत जी बात करें तो आपको पता है, मैं अक्सर औकात लोगों से पूछती हूँ कि छठी हिस्स बहुत कम लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी काम करती है, बल्कि या तो कॉमन सेंस काम नहीं करती लोगों की, तो हमने सिक्स सेंस की क्या ही बात करनी है। लेकिन चले जी, एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सिक्स सेंस का ऐसा इस्तेमाल किया, मौके पे चौका लगाया, और एक जो आप रिपोर्टर मौजूद थी, मतलब एक पूरा एक इवेंट हो रहा था और इवेंट था बेसबॉल का, और वो खिलाड़ी था बेसबॉल का, उसने पहले बॉल को हिट किया, और बॉल को हिट करने के बाद जब बॉल बाउंस बैक होके वापस आती है तो अभी वो, अच्छा मैंने वीडियो अभी देखी है, वीडियो मैंने पहले नहीं देखी थी, लेकिन आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका फेस उस तरफ नहीं है, लेकिन उसकी सिक्स सेंस ऐसे काम की कि उसने देखे बगैर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि बॉल पीछे से आ रही है, तो ऐसे करके पीछे हाथ किया और बॉल को पकड़ लिया, और उस खातून को, जो खातून रिपोर्टर है, अगर हम देखें ना, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं रब का एक निज़ाम है और वो निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कोई ख़तरे की घंटी बज रही है और कहीं ना ख़तरा बड़ा करीब है, आपके करीब कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है ना, वो सिक्स सेंस जिसे कहा जाता है, वो काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे आप देखें ना कि ऐसी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी काम शुरू कर लेते हैं। और आपने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कहीं ना कहीं हमारा तो काम से काम नहीं करता है, छठी हिस्स तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल आप इनको देखें और अंदाज़ा लगा लें, और इस किस्म की जो लोग होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं और जो इस किस्म की सिचुएशन को बहुत जल्दी से भांप लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इनके दिमाग का जो लेवल है और फिर उस तेज़ी को, अगर उस फुर्ती को आप देखें दिमाग की, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गेंद आई नहीं और कहीं ना कहीं उनको पकड़ लेते हैं और पता चल जाता है कि कुछ आ रहा है। अच्छा, वैसे हमारे पास तो ऑडियो नहीं है ऐसा, लेकिन अगर इस वीडियो की हम ग्राउंड रियलिटी में जाएं तो हो सकता है किसी ने इसको इशारा किया हो, या हो सकता है किसी ने इसको कहा हो, कोई आवाज़ दी हो कि कैच और समथिंग लाइक, या स्टे अवे, बच्चों कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें जो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका फ्रंटल जो है वो कैमरे की तरफ है, एंड यू डोंट नो कि आपके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है या आपके बैकग्राउंड पर क्या हो रहा है। लेकिन फौरी तौर पर उस खातून को ये बॉल बड़ी बुरी लगनी थी, खैर, लेकिन इस खिलाड़ी ने उसको बचाया भी, और फिर कैमरे ने इस सारे मूवमेंट्स को कैप्चर कर लिया और फिर हमने आप तक पहुँचा दिया। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीत बाजी कि अगर हम सिक्स सेंस की बात करें तो आजकल मॉडरेट फॉर्म में ना लोगों ने इसको किस चीज़ का नाम दे दिया है, वाइब का, कि अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हैं और आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो आप कहते हैं मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही, मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही। तो ये खैर ये मेरे ख्याल से उसी की सबकॉन्शियसनेस की ही एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी से कोई अच्छी वाइब्स मौसूल नहीं कर रहे तो आपकी सिक्स सेंस अलर्ट हो जाती है कि मुझे इस इंसान से या तो ख़तरा है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये आपको मेरे ख्याल से सिक्स सेंस या वाइब, इस पर यकीन करना चाहिए और इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है कि आपने अपने सर के ऊपर 319 ग्लास रख के रक्स करना है। आप सोचे ज़रा, एक ग्लास, मैं आपसे कह रही हूँ 319 को तो छोड़ ही देना, अनिमित जी, एक ग्लास रख के सर के ऊपर डांस करने की हम नाकाम कोशिश कोई करेगा और वो हमें वीडियो में से भेज सकता है, क्योंकि हम आपकी कोशिश को ज़रूर अप्रिसिएशन देंगे। लेकिन चले, अभी फ़िलहाल मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ। रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड किसका है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जहाँ पर 319 ग्लास अपने सर पे रख के, एक वैसे तो कहा था कि 1 से 2 सेकंड के लिए आपने रखने हैं, लेकिन ये जनाब 10 सेकंड तक उन्होंने ये ग्लास अपने सर पे होल्ड किए रखे, और ना सिर्फ होल्ड किए बल्कि उसके बाद उनके स्टेप्स और मूव्स तो चेक करें, उनका ठुमका चेक करें, वो लगा के ये रिकॉर्ड बना के और रिकॉर्ड ब्रेक किया हरमीत पाजी इन्होंने। 270 ग्लासेस का पहला रिकॉर्ड। वैसे अंदाजा आप लगा लेना कि एक तरफ तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना, जैसे ग्लास पड़े हुए हैं और जिस अंदाज में पड़े हुए हैं, उन सबको बैलेंस करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने जो प्रैक्टिस की होगी उसमें
उसमें कितने गिलास जो है वो टूटे होंगे, लेकिन बहरहाल वो रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम कर ही दिया। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासकर जो हमारे थर के इलाके हैं या आसपास के कई इलाके हैं, वहाँ पे मैंने खवातीन को देखा है कि पानी दूर दूर दराज से वो पानी लेके आते हैं। वो जो मटके होते हैं, वो छोटे छोटे मटके, उन्होंने एक लाइन बनाई होती है और ज़बरदस्त किस्म से, और फिर उन्होंने जिस तरीके से बैलेंस करके वो रेगिस्तान में वॉक करती नज़र आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना पाजी को, तो भाई खड़का दिया फिर लास्ट में उन्होंने वैसे। लेकिन आपको पता है हरमीत, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम उन खवातीन की बात करें तो उनका तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है और वो इतने मज़ेदार तरीके से बैलेंस करती हैं। मतलब एक इस साइड पर एक इस साइड पर एक सर के ऊपर रखा होता है। और अगर हम स्कूल की एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको याद होगा कि स्कूल में फ़न फेयर जब होता था तो बच्चों को हमेशा इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती थी कि या तो आपने टग ऑफ वॉर करनी है, या आपने मुँह में चम्मच रख के उसके ऊपर लीमू रखना है, या आपने सर के ऊपर ग्लास रखना है या मटका रखना है, और ये बैलेंस करके आपने रेस में पार्टिसिपेट करना है। बट ऑल दो हमेशा जब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करती हूँ तो आपको पता है हमेशा कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ होता है। नया तो क्या ही बने, लोग तो उसको ब्रेक करने के लिए उसके दर पे होते हैं। खैर 270 ग्लासेस का पहला ये रिकॉर्ड मौजूद था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और फिर उसको ब्रेक करने के लिए अब मैं आपको एक आखिरी बात इस खबर में से बता देती हूँ, और वो ये जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि आपको पता है ये जो शख्स ये बहुत सारे ग्लासेस सर पे उठाए रक्स कर रहे हैं, इनकी उम्र 60 साल है हरमीत पाजी, 60 साल। और देखिए 60 साल की उम्र में एक तो वो कितने माचो लग रहे हैं, ऊपर से उनके डांस मूव्स, ऊपर से जो उन्होंने करतब करके दिखाया और फिर रिकॉर्ड भी बना दिया। तो यहाँ पर भी मैं हमेशा एज फैक्टर की इसलिए बात करती हूँ कि यहाँ पर तो नौजवान अगर 30 का 40 का भी हो जाए तो हमें लगता है कि अच्छा अब ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है। सो ये वेकअप कॉल है कि आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सो ये किसी उम्र में कुछ भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन आपने दुरुस्त बात की कि 40 के हो जाते हैं तो हाय रब्बा बस अब हम बूढ़े हो गए। लेकिन ज़िंदगी तो बाहर की बात मैं करूँ तो ज़िंदगी तो 40 से ही शुरू होती है वैसे। लेकिन बहरहाल 50 साल में उन्होंने कमाल कर दिया, और फिर भी फिटनेस को अगर आप देखें और उसी तरह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है ना वो डांस शांस भी उन्होंने कर दिया साथ में डिस्को वाला। सो खैर रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़ा मुश्किल रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड तोड़ गए, ग्लास भी तोड़ दिए, रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हम भी आगे चलते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है, अब मैं समझती हूँ कि इस खबर को बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे पहला और अहम फैक्टर ये है कि ये खातून और इसके शौहर ने यानी इस कपल ने ये फैसला किया कि हम अपने शादी का फ़ोटोशूट जो है वो कूड़े के ढेर के सामने कराएंगे। अब उसके पीछे रूट कॉज क्या था? पहली बात तो ये कि उनका एक कैंपेन जो उन दोनों ने मिलकर रन की है कि हम सफाई के लिए, माहौलियात के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं और अपनी शादी पे भी इस कॉज को हमने साथ कैरी करना है। तो इसके लिए वो अपने शादी का फ़ोटोशूट कराने के लिए पहुँच गए इस कूड़े के ढेर के सामने और वहाँ शूट कराया। और एक और मज़े की बात, हरमीत बाजी, मुझे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते तो हर बंदा शादी पे अपने बच्चों के साथ नहीं शॉपरों के साथ आता। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इस शादी में इन्होंने ये शर्त रखी थी कि हमारी शादी में जो भी गेस्ट आएंगे वो अपने साथ एक शॉपिंग बैग लेकर आएंगे, और जो शॉपिंग बैग वो लेकर आएंगे, जो खाना वो खाएंगे, वो जो बचा हुआ खाना है वो उस शॉपिंग बैग में डाल के वापस लेके जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हमने पाकिस्तान में लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अपने शॉपर साथ लेके आए और खाना डाल के इसमें ले जाएं, तो वो खाना खाएं कम और डाल के ज़्यादा ले जाएं। शॉपर बड़े बड़े लेके आएंगे। वैसे तो होता भी यही है, हमने देखा भी है। वैसे कुछ लोग वैसे अपने पास ना छोटे छोटे बच्चों के साथ आए एक शॉपर थमाई भी दे देते हैं। लेकिन ये फोटोशूट को अगर आप देखें तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो सिचुएशन चल रही, जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस की बात करते हैं हम हमेशा, लेकिन जो नुकसान इंसान ने इस कुदरत को पहुंचाया और पहुंचा रहा है वो मेरे ख्याल में बड़ा ख़तरनाक है। और अब उसकी सूरत में फिर कई बीमारियां हमें नसीब होती हैं और आने वाली जनरेशन के लिए ख़तरात और भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ बड़ा गुस्सा भी आता है, बड़ी तकलीफ भी होती है कि बड़े खूबसूरत पार्क बने हुए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, लाहौर की बात करूँ, रावलपिंडी या कराची की बात करूँ। लेकिन लोग जो है मुख्तलिफ पैकेट्स खा पी के, चमचट के, चिप्स, जितना कुछ मिल जाएगा भैया वही ढेर लगा के वहां से निकल। डस्टबिन उनके पास होगा, लेकिन उन्होंने ये अकल नहीं करनी कि मैं कहीं उठ के खड़ा होके जाके ये डस्टबिन में फेंक दूं। तो इतने हम ये हरकत जो है अपने घर में हम नहीं करते, लेकिन बाहर जब आके हम आ जाते हैं तो इस किस्म की सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो फोटो शूट किए सबके लिए इसे सीखना भी है और कहीं ना कहीं कुदरत को महफूज बनाना भी हम सब। अच्छा हरमीत, जो आपने सीखने सिखाने
आने की बात की है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जाते जाते अगली खबर पे ना इसको क्लोज करना चाहती हूँ। इस तरह से अगर हम शादी में पाकिस्तानी शादियों के कंपैरिजन की बात करें तो आपको पता है सबकी कोशिश यही होती है कि शादी का फोटोशूट ऐसा हो जो वायरल हो जाए। और ये देखिए वायरल हुआ तो किसी गैर मुल्क से हम तक पहुँचा है, लेकिन आप इसके वायरल होने की वजह चेक करें कि वो अगर किसी कूड़े के ढेर के सामने खड़े होकर फोटोशूट करा रहे हैं तो उनका मकसद ये है कि हम सफाई सुथराई पर काम करना चाहते हैं। हमारे शादी में आने वाले सारे गेस्ट पर यह शर्त है कि आपने खाना ज़ाया नहीं करना और अपनी सफाई सुथराई का खुद ख्याल रखना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हम चलें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है जिसमें हमें पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ का ख्याल अगर आप दुल्हन दुल्हा है तब भी और अगर आप गेस्ट हैं तब भी शादियों में ख्याल नहीं करते। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की कोई ब्राइड या कोई ग्रूम जो है वो कूड़े के ढेर के सामने खड़े होकर कभी कोई फोटोशूट कराएगा? कभी नहीं कराएगा। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अपने मकसद को, वो शादी हो, वो कोई त्यौहार हो, ज़िंदगी में उसको साथ लेकर चलना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी में हर मौके पे आपको वो पैगाम आम करना चाहिए जिसके लिए आप काम करते हैं। बिकॉज आपको सुनने वाले आपको सुनते नहीं, वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या स्टेप लिया है। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स और ये पिक्चर जो है ये इसी की एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो वैसे थोड़ी सी अपसेटिंग भी है, लेकिन चलें अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि दुनिया का सबसे तवील उम्र यानी सबसे एजेड अगर मैं कहूँ ये कुत्ता जिसका नाम है बॉबी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अफसोस की बात भी है, लेकिन अच्छी बात इस खबर में ये भी है कि इस किस्म के या इस इक़साम के जो पेट होते हैं या इस इक़साम के जो जानवर जिसे हम कहते हैं कि ये काइंड जो है ये ज़्यादातर इनकी उम्र मैक्सिमम जो है वो 10 साल होती है या 12 साल होती है, इससे ज़्यादा उम्र ये नहीं जी पाते। लेकिन ये जिसके घर पे पेट था या जिस शख्स ने इसको रखा हुआ था उसका कहना ये था कि मैंने इसे बहुत प्यार से रखा है, बहुत लाड से रखा है, इसका बहुत ख्याल रखा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है कि पूरी दुनिया में ये सबसे एजेड कुत्ता है। और अब जो है आपको पता है उनकी ही पेज से हमें ये खबर मौसूल हुई है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज पे उन्होंने ऑफिशियली इस खबर को अनाउंस किया है कि भी देखें ये जो है ना अब हम अफसोस से कहना चाह रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे सुहाब ने दुरुस्त फरमाया कि कुत्ते की जो उम्र होती है वो 10 से 15 साल ही बड़ी मुश्किल से गुजरती है, लेकिन आप ये देखें ना क्या कहीं ना कहीं आपने देखा है घरों में कोई बुजुर्ग होते हैं, पड़पोते नवाज से सब कुछ देख लेते हैं तो कहते खुशनसीब था चला गया दुनिया से। और बहुत सारे ममालिक में जब इतनी उम्र आप क्रॉस करते तो बैंड बाजे बारात के साथ आपको रुखसत किया जाता है आखिरी टाइम में। तो मेरे ख्याल में भैया इसने भी पड़पोते छुड़पोते सारे देख लिए, दुनिया से चल बसा, लेकिन मेरा खुशकिस्मत था, उम्र काफ़ी देखी इसने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अगली खबर मैंने आपको दे दी है जो कि सोशल मीडिया पे आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देख चुके होंगे, लेकिन उस पर तबसरा करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं हरमीत ये समझती हूँ कि कामयाबी या फिर फेम हर किसी को मिल जाता है, आजकल तो मिल ही जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना बड़े कम लोगों के नसीब में आता है। शाहद फतेह अली खान को कौन नहीं जानता, उनके गाने को, उनके स्टाइल को और जिस तरह से वो वायरल हुए हैं। लेकिन अब ये चूँकि अवार्ड्स हुए लंदन में और ये अवार्ड सेरेमनी में स्टेज पे आप देख सकते हैं कि महविश हयात मौजूद है, एहसन खान है और इसके अलावा अहमद अली भट्ट है। अब उनको स्टेज पे ऑनर करने के लिए शाहद फतेह अली खान साहब को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आप कुछ गा दें। उन्होंने कहा जी मैं महविश हयात के लिए कुछ गाऊंगा, लेकिन जो उनके गाने का अंदाज था, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, वो महविश हयात समेत वहाँ पर बैठी ऑडियंस को ह्यूमिलेशन लगी। क्योंकि देखिए हरमीत पाजी स्टेज आर्टिस्ट होता है, मुझे लगता है कि स्टेज पे जाने के कुछ तकाजे होते हैं, वो आपको सोच कर ही स्टेज पर कदम रखना चाहिए और उसके अलावा अपने आप को रिप्रेजेंट करना या वहाँ पर मौजूद लोगों की रिस्पेक्ट करना ये उन्होंने नहीं किया। बल्कि शाहद फतेह अली खान की बात आपने की सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और इन्हीं को देख के जिस तरीके से ये गाते हैं और पहले ये पब्लिक न्यूज़ को ये कहीं ना कहीं जो है ये अब जो लोग भुगत रहे हैं पब्लिक न्यूज़ को क्रेडिट जाता है कि पहला शो था और पहली दफ़ा हमने इसको इंट्रोड्यूस करा पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन इनके आने के बाद कहीं ना कहीं मौसीकी से ना मेरा भी दिल उकता गया है कि वही नहीं सुननी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हंसाते हैं और आपने डिफरेंट तरीके से उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ आपने दुरुस्त बात की कि कहीं ना कहीं स्टेज पे खड़े होके जब आप स्टेज के कुछ तकाजे होते हैं और गुफ्तगू का एक अलग ढंग होता है जिस ढंग से आप किसी और को मुखातिब करते हैं, हाँ। तो मेरे ख्याल में उन तकाज़ों को पूरा कर लेना चाहिए था शाहद फतेह अली खान को। और भाई चाहत है और उसके चाहने वालों दुनिया भर में उन्होंने अपनी चाहत से पैदा की है। उनके चाहने तो वालों की हरमीत ये रिव्यूज जो हैं वो आ रहे हैं कि उनको इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। खैर उन्होंने क्या किया और से इस वीडियो को देख रही थी हरमीत, ह्यूमिलेशन अगर हम कहें तो उन्होंने बज़ाहिर मुंह से कुछ बोल के ह्यूमिलेट नहीं किया, लेकिन उनके जेस्चर पोस्चर्स और उनके एक्शंस जो थे वो शायद इस तरह से उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दे सके। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजा पर इसराइली जारियत मुसलसल जारी है। 24 घंटे के अंदर 700 से जायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। कल की तादाद जो कि 4700 थी हरमीत, वो आज तादाद बढ़कर 5800 पर चली गई है। मुसलसल ये हमले जो किए जा रहे हैं, इस पर फाइनली जो है वो गजा की सूरत हाल पर अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने कल यानी जुमेरात के रोज़ इजलास तलब कर लिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि काफ़ी देर हो गई, लेकिन ईरान की दीगर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो प्रेशर जो है वो बिल्ड किया गया। उसके बाद जाके अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास कल तलब किया गया है। इस इजलास से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें से मुराद है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, क्या क्या इक़दाम इस वक्त की अहम ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम मौजू पर मुझे दावत दी यहाँ पर अपना नुक्ता नज़र बयान करने की। इसमें कोई शक नहीं कि गजा में जो कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, बल्कि ये तो एक सही मानो में अगर आप देखें तो नस्ल खुशी है। इसको सिर्फ आपको इसराइल की जारियत या नॉर्मल हमला नहीं कह सकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इससे बड़ी नस्ल खुशी की आपको मिसाल कम मिलेगी कि जहाँ पर एक नहत्ती पॉपुलेशन के अगेंस्ट बच्चे, बूढ़े, औरतें, उनके अगेंस्ट इस तरह से वहशियाना तरीके से दो हाथों से बमबारी की जा रही है। गजा के शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, घरों को टारगेट किया जा रहा है। और रिपोर्टेडली डेथ तो वो कहते हैं कि अभी तक कुछ 6000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन मुझे खतरा है कि तादाद इससे बहुत ज्यादा है कि कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर वहां पर जा नहीं पा रहे, उन बिल्डिंगों को, मलबे को कोई नीचे से खोद के देख नहीं रहा। ये तो जाहिर है ना, वो चंद आपको फिगर्स नजर आते हैं जो कि आपको किसी साइट से वो खबर मिल जाती है। इंटरनेट वहां पर काम नहीं कर रहा, हर किस्म की नाकाबंदी की गई हुई है। तो ऑल सेड एंड डन एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बहुत दिनों से ये कहने की को दुनिया को पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो ये इतना बड़ा इंसानी अलमिया होगा कि जिसकी तारीख हमें मिसाल नहीं मिलती। और अगर हम देखें, हमने देखा कि अब फ्रांस की बात की जाए या बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ खड़े थे और हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था जब ये मामला शुरू हुआ, लेकिन अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि हत्ता के हिंदुस्तान के जो मीडिया है या वहां के एक्टर हैं वो जब बात करते थे फलस्तीन के हक में तो उन पर भी पाबंदियां लगी। लेकिन कल हमने देखा कि भारत की जानिब से भी इमदाद भेजी गई, फ्रांस की जानिब से भी ये जो जंग चल रही है उसके हवाले से अमन का पैगाम जो है उनके सदर ने दिया है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है अरब ममालिक की जानिब से अगर देखा जाए, दीगर ममालिक की जानिब से देखा जाए, तो ये क्या काम कर गया है? और जो इमदादी सरगर्मियां हैं, क्या आपको लगता है कि बहाली अब मुमकिन हो पाएगी? सर जी, अगर आप टोटल ओवरऑल नुकसान देखें, अलमिया देखें, तो उसके मुकाबले में तो ये इमदाद है या जेस्चर्स है बहुत कम है। अभी भी उस तरीके से खुल के इमदाद या एफर्ट्स उस तरीके से नहीं हो पा रही। और जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ताल्लुक है, जनरल असम्बली का इजलास हो जाएगा, क्योंकि जनरल असम्बली में किसी के पास एब्सोल्यूट वीटो पास नहीं होती, वहां पर शायद करारदाद भी पास हो जाए, लेकिन इसराइल पे उसका कोई असर नहीं होने वाला जब तक मुस्लिम ममालिक ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक सख्त मौकफ, स्टेट मौकफ नहीं अपनाते। कम से कम फिलहाल तो मौकफ ये होना चाहिए कि इस बमबारी को रोका जाए और वहां पर इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए। इसके लिए सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ के करने की जरूरत है, बिकॉज जितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड है उसके मुकाबले में जो अभी तक इमदाद जा रही है या जाने का जो प्रोग्राम है वो बहुत कम है। और इमदाद सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं, देखिए वहां पर तो खाने की चीजें नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है। तो मुस्लिम वाले को कम से कम फिलहाल एक ह्यूमन असिस्टेंस की तरफ आना पड़ेगा फौरी तौर पर, और दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये कोई जंग नहीं है, ये कोई इंसानियत के खिलाफ। साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, आपने देखा कि कल जनरल सेक्रेटरी ने जो फलस्तीन के हक में बयान दिया कि ये मामला इतना जल्दी निपट नहीं सकता है, जो मज़ाहमत है वो तो जारी रहेगी, लेकिन अमेरिका, इजराइल एक चीज पे फोकस है कि हमास को खत्म करेंगे, तब कहीं ना कहीं मशरक़ वस्ता में जो है अमन आएगा। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि क्या वाहिद हल हमास ही है, या ये जो फ्रीडम फाइटर दीगर जो लोग हैं, क्या वो तंजीमें दब जाएंगी हमास के दब जाने के बाद? ये कोई सोल्यूशन है? जी, अमेरिका का ये मौकफ या इसराइल के इत्तेहादियों का ये मौकफ के हमास के खात्मे तक इस तरीके से तो मुज़ाहमती तहरीकें कभी खत्म नहीं होती है। हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हमास किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है,
अगर हमास किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई करें तो वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन आप जी। पॉपुलेशन के अंदर लोगों को किस तरीके से मार रहे हैं और इस तरीके से बहरी बेड़े वहां पर पहुंचाना, जंगी जहाज पहुंचाना, असला बारूद पहुंचाना, दुनिया के अंदर एक खौफ और रास की कैफियत हमास के अगेंस्ट इतने बड़े जी। लेटेस्ट वेपनरी या वॉरशिप्स मूव करने की मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ, अगर कोई प्लान कुछ और है, आप इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं या इसके तनाजुर में अगर अपने आप जो नेशनल आपके ओपोनेंट्स हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं, वो डिफरेंट चीज है। हमास का नाम यूज हो रहा है इस तरीके से, हमास के आज तक कितने फाइटर्स आपने खत्म किए हैं, तो ये इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। हमास का नाम यूज कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हैं, पल्वराइज कर रहे हैं वहां पर पॉपुलेशन को। इसके अगेंस्ट एटलीस्ट ह्यूमन इश्यूज के ऊपर दुनिया को मुत्तहद होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मिडल ईस्ट का इशू या फलस्तीन का इशू आइंदा आने वाले वक्तों में भी दुनिया जहान में मज़ाहमती सर तहरीकों इस पे को भी एक कमेंट और कीजिएगा, एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि नताइज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ओआईसी के इजलास की बात करें जो कि हमने देखा कि शुरू में बराए नाम हुआ, 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जारी है जो कि मुसलसल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कल जो इजलास होने जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, हम उससे क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या हो सकता है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसे इक़दाम को फौरी तौर पर उठाना जिससे हालात को कुछ हद तक सेटल डाउन किया जा सके? जी, उम्मीद हर वक्त रहनी चाहिए। एटलीस्ट ये तो चलो हुआ कि कम से कम किसी ने इजलास बुलाया। जनरल असम्बली सबसे बड़ा फोरम है दुनिया में अक़वाम आलम का, और वहाँ पर जब डिस्कशन होगी मुस्लिम ममालिक अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, और मुस्लिम ममालिक के अलावा भी जो इसराइल के नेचुरल एलाइज हैं उनको छोड़ के दुनिया में के ममालिक अक्सरियत एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डेफिनेटली अपना मौक़िफ़ देगी। और मुझे उम्मीद है कम से कम ये ज़रूर बावर कराने में कामयाब होंगे कि एटलीस्ट ये वहशियाना बमबारी एक नहती पॉपुलेशन के खिलाफ बंद की जाए और वहाँ पर फौरी तौर पर इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए, ताकि जो लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं उनको तो कम से कम बचाया जा सके। तो मुझे इतना यकीन है कि कल के जनरल असम्बली के इजलास से एटलीस्ट कुछ ना कुछ किसी हद तक ये नतीजा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम मिस्र की बॉर्डर की बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त फ़ज़ाई रास्ता या ज़मीनी रास्ता या बहरी रास्ता इतना क्लियर नहीं है और सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, तो आप क्या समझते हैं कि मिस्र के बॉर्डर पर अभी भी हज़ारों ऐसे ट्रक है जो कि इमदाद के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इसराइल का मुतालबा ये कि यरगमाली जो है उनको आज़ाद किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि मिस्र को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए सारी सूरत हाल में? जी, मिस्र का बॉर्डर ज़ाहिर है गजा के साथ मिलता है, वहाँ से इमदाद आनी चाहिए। मिस्र को भी इस पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और इसराइल अगर ज़बरदस्ती इंसानी इमदाद को वहाँ पर पहुँचाने से रोकता है, दुनिया की विशेष के अगेंस्ट अगर यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का एक करारदाद भी पास करती है तो फिर इतना आसान नहीं होगा, फिर आइसोलेट खुद भी होंगे, प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। अभी तक तो उस तरीके से प्रेशर माउंट नहीं हुआ था। आई एम वेरी श्योर इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 2-3 डेज सिचुएशन एटलीस्ट इंसानी इमदाद के हवाले से कुछ हो सकता है, इंशाल्लाह बेहतर हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन, और उनका कहना ये था कि कल के इजलास से हमें होप्स रखनी चाहिए क्योंकि सूरत हाल कल के इजलास से हो सकता है कि बेहतर हो जाए। एक ब्रेक लेनी वापस आते हैं, एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान 4 साल के बाद वापसी जो है, उसके बाद अदालतों से रिलीफ मिलने का ये सिलसिला जो है वो जारी है, और रिलीफ मिलने में भी थोड़ा टाइम और बाकी है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कल की हियरिंग में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं नैब को, और उसके बाद ये केस जो है वो अब 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें या निगरान काबीना की बात करें तो आपको पता है मुझसे पहले ही हरमीत यहाँ पर इंतजाम करना शुरू कर दिए गए हैं कि किस तरह से उनको हर जानिब से रिलीफ दिया जाए। और यहाँ पर जो है कल वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि ये इख्तियार जो है वो निगरान हुकूमत के पास है, और ये निगरान ये उस चीज़ की कड़ी है कि जिस टाइम हमने ये देखा कि इख्तियारात बढ़ाने की बात बहुत ज़्यादा की जा रही थी। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि जो रिलीफ मिलने का ये सिलसिला जारी है, चले वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग जो है वो नोटिस के बाद अब 26 अक्टूबर तक मुलतवी है, लेकिन जो पंजाब काबीना या निगरान काबीना कर रही है और ये जो सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की है, खासतौर पर इसको आप इस इख्तियार को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आप बिलखुसूस अगर इस इख्तियार की बात करें तो ये इख्तियार तो गवर्नमेंट्स के पास होता है। 2019 जब नवाज शरीफ साहब गए थे अपनी सजा करके, तो उस यही इख्तियार सेक्शन 104 इस्तेमाल किया गया था, तो उसके ऊपर इतनी, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि
उस वक्त तो एक रेगुलर अभी कोई रिलीफ मिल गया और मेडिकल मिला और सिर्फ 4 हफ्ते की छुट्टी थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गई और इतनी ज्यादा के बाद में फिर इश्तिहारी डिक्लेयर करना पड़ा। और तो ये जो सेक्शन है इस पे ज्यादा बहस नहीं है, सेक्शन तो एक रेगुलर सेक्शन है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट्स कर सकती है, बट द पॉइंट इज कि जिस तरीके से रिलीफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, वो उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज किस तरह से कर सकते हैं। एक अच्छा जलसा तो लोग ये कह रहे हैं कि वो तारीख का बहुत बड़ा जलसा था, या 88 में बेनजीर को उन्होंने कंपटीशन दिया है या 90s के जलसों को कंपटीशन दिया, तो ऐसा नहीं था, एक अच्छा जलसा था, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी बुनियाद के ऊपर ये बहुत बड़ा बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब करेंगे क्या, उसी पुरानी टीम के साथ वो क्या करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस चीज पे कन्विंस भी हो रहे हैं, जो कि मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ कि ठीक है, अगर सिस्टम को इस बात की जरूरत थी, इदारे कन्विंस थे कि अब मुल्क डिफॉल्ट होने से भी बड़ा मुश्किल से बचा है। इमरान खान वाला एक्सपेरिमेंट भी पाकिस्तान को सूट नहीं किया। 9 मई के बाद इदारों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि बिल्कुल है, उसको उससे आप रिलेट भी कर सकते हैं, और उसमें सियासतदान भी अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। बतूर राजपूत साहिबा, अगर इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से कल आए और इससे कबल जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे जिस तरीके से उनको लाया जाता था, जो सिचुएशन आजकल पीटीआई के चेयरमैन की है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नैब का इदारा है जो लाखों अरबों रुपया आवाम का इसी तरह उड़ा देता है, प्रोटोकॉल में पहले केसेस बनते हैं, फिर जाके कल जो आपने देखा कि नैब के जो नुमाइंदे थे उनसे जो सवालात किए गए थे बड़े मासूम से बने थे, मासूम से चेहरे उनके नजर आ रहे थे, आपको नहीं लग रहा था कि एक ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है? अभी एक पार्टी की चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहा है, तो इससे पहले नवाज शरीफ साहब को किया, ये खिलवाड़ आप नहीं समझते कि बंद होना चाहिए अवाम के पैसों से? हरमीत, जो नैब का इदारा है, पाकिस्तान कुछ इंटरनेशनल मुआहिदों का सिग्नेटरी है, जिसके बाद ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में एक नैब की तरह का एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा हो। हम मजबूर हैं कि ऐसा इदारा हमारे मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हम फर्ज ज्यादा तब जाते हैं जब वो इदारा पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट नई आई थी तो खाकान अब्बासी साहब बहुत ऐसे बार बार कहते थे कि इसको रिवैम्प करें, इसकी जगह कोई और इदारा बनना चाहिए, लेकिन ना कोई खास रिफॉर्म्स हुई, ना कुछ रिवैम्प हुआ, ना ही उसको डिमोलिश किया गया, ना ही हमने कोई नया इदारा देखा, बल्कि हम अपनी ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मसरूफ हो गए। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में कोर्ट ने बाकायदा दौर में कहा था कि ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा और माजी में भी होता, लेकिन खास तौर पे नवाज शरीफ के केस में जितना कैजुअली प्रोसिक्यूशन ने, आपकी टीम ने ये कह दिया है कि हमें जमानत पे एतराज नहीं है, और जज ने, चाहे उसको साइकास्टिकली कह दें या बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर सवाल किया जजेस ने कि तो ये कह दें कि हम केस कंक्लूड कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मुकालमा हुआ है कोर्ट के अंदर, ये बहुत वाजे कर देता है कि नैब की पोजीशनिंग कितनी कमजोर रही है अगर इसकी प्रेजेंटेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड 2018 जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पॉइंट था, उसमें भी नैब ने बहुत बड़ा चीज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो कल आपने देखा कि 3 और खवातीन जिसमें अंदलीब साहिबा भी शामिल थी, वो भी शामिल हो गई। तो क्या आपको लगता है कि पंजाब में जो सिचुएशन हम पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं बड़ी कमजोर सी हालत है, तो ऐसे में ये भी टीम की तरह पेश आएंगे, यानी इनका इत्तेहाद कहीं नून लीग के साथ होगा, और क्या ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? जी हरमीत, रिसेंटली किताब आई है और उसके अंदर ये जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास का वोट बैंक है, नदीम फराचा साहब की किताब है, उसमें आप बहुत सारी चीजों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही सवाल जो आपने पूछा ना, उसका बड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से रेफरेंस के साथ जवाब दिया गया कि ज़ियाउल हक और से जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक था जिसको मॉडर्नाइजेशन की उम्मीद थी, जिसको ये उम्मीद थी कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक था, वो ज़ियाउल हक के दौर से चलता आ रहा, फिर वो मुशर्रफ साहब के पास गया, फिर इन द मीनवाइल वो बेनज़ीर की तरफ भी रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इवेंचुअली वो इमरान खान के हिस्से में चला गया। तो वो जो वोट बैंक है ना, वो एक ऐसा वोट बैंक था जो कि मिडिल क्लास का वोट बैंक था, और वो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि हमें इंक्लूसिवनेस हमारे मुल्क में कब मिलेगी। एक और किताब है माय नेशंस फेल, उसमें यही नुकता है कि अवाम को सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमारे अपने मुल्क में हमें क्या मिले, हमें छोटे लोन्स कितने मिल रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी कम है, हम कितना। तो ये जो दोनों आपके सवालात हैं, ये इस चीज को कंक्लूड कर देते हैं कि ये जो वोट बैंक है वो अभी तक कंफ्यूज है
क्योंकि उसको इतने लोगों को आजमाया, उसको तो अपने हुकूक नहीं मिले। और इमरान खान के कुछ अपने पॉलिटिकल ब्लंडर्स थे, कुछ उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ उनके बैड एडवाइजर्स थे, तो उनकी सियासत का ये हाल हो गया। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त और 9 मई के बाद इस वक्त वो जो वोट बैंक है वो बहुत कंफ्यूज वोट बैंक है। मुझे लगता है कि वो शायद उस वोट बैंक के अंदर ये गुस्सा भी हो कि हम कब तक अब उस लीडरशिप की तलाश में, क्योंकि आप मुख्तलिफ सर्वेज देखें तो मिडिल क्लास पर बड़े ब्रिलियंट सर्वेज हुए हैं कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, कि मिडिल क्लास क्या सोचती है, मिडिल क्लास एम्बिशियस होती है, मिडिल क्लास को जॉब्स चाहिए होते हैं, मिडिल क्लास एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी और तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। हम लोग मैन पावर देते हैं और हमें ही नहीं पता कि हमारा लीडर कौन है, हमें ही नहीं पता हमने तरक्की कैसे करनी है। तो ये जो वोट बैंक है, मुझे लगता है कि ये भी एक और चीज जो आम आदमी का सवाल है, जो मैं और ये लास्ट मिनट था, मैंने कहा इससे जवाब ले लें। बतूल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेकिन सवाल जो था हरमीत का ये था कि आप इस सारी सूरत हाल में, हरमीत, वोट बैंक की जब हम बात करते हैं तो इंतखाब पे बात आके रुक जाती है कि आम आवाम ने इंतखाब करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपका लीडर कौन होना चाहिए। और ये इंतखाब जो है वो इंतखाबात में ही सामने आएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और पहले पूरे घंटे का पता बिल्कुल नहीं चलता, हालांकि हम पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में करें या डेली डोज को करें, लेकिन दूसरे घंटे की जब हम बात करते हैं तो वो सारे टॉपिक जो कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपकी अवेयरनेस के लिए होते हैं। पूरा साल हम सर्दियों का इंतजार तो करते हैं हरमीत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अब ये पता चलना शुरू हो गया पिछले चंद सालों में कि अगर 3 से 4 महीने सर्दियों के होंगे तो उसके साथ साथ स्मोक भी तोहफे के तौर पर हमें साथ मिलेगी। पिछले बहुत सारे सालों में कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात करें, महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की बात करें, या हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किसी भी सिटी की बात करें, तो इस पर बहुत सारा काम भी किया जाता है, बात भी की जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखते हैं, लेकिन हर दफ़ा हमें पता होता है कि इन महीनों में स्मोक आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी खातिर खा इक़दाम क्यों नहीं किए जाते, या फिर यूँ कहें कि इस पर हम काबू क्यों नहीं पा रहे। इसकी सारी टेक्निकलिटीज़ जो है उस पर आज हम आसान अल्फाज में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि दरअसल फोग और स्मोक जब मिल जाती है तो उसका इम्तजाज जो कि स्मोक की सूरत पर हमारी जानों पे भी इस वक्त नाजिल हुआ है, उसको किस तरह से एक्सक्लूड किया जा सकता है। और इसके लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। सारा हयात साहिबा मेरे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। नसीमुर रहमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर है महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, आपसे शुरू कर लेते हैं। मैं सिर्फ सादा से ये सवाल करना चाहती हूँ कि पिछले चंद सालों से हमें पता है कि इन महीनों में सर्दियों के साथ स्मोक आएगी। इक़दामात वो चाहे माहौलियात को लेके हों, चाहे आपकी पोल्यूशन को लेके हों, खातिर खा किए भी जाते हैं, लोगों को पाबंद भी किया जाता है, फिर भी अब तक हम इस पर काबू क्यों नहीं पा सके? क्या बेसिक रूट कॉज है जो कि इसकी वजह? जी आपका बहुत शुक्रिया। बात ऐसी है कि अगर आप 2021 को 2022 के साथ कंपेयर करें और 2022 को 2023 के साथ कंपेयर करें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है। और ये तो आपको पता है कि इस अक्टूबर के एंड और जो 10 दिन पहले नवंबर के होते हैं, इसमें हमें ये कुछ सालों से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल। बाकी तो आपको पता है पूरा साल ट्रैफिक पोल्यूशन भी है, फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं, डस्ट पोल्यूशन भी है और बहुत सारे कूड़े को आग लगना, सब चीज़ें रहती हैं। मगर इस ख़ास टाइम में ये जो 10-15 दिन होते हैं, इसमें इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि धान की फसल कटती है और उसके साथ फिर स्टबल बर्निंग होती है उस खेत को क्लियर करने के लिए। और फिर उस दूसरा प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ये 2016 के बाद जो हमें फेस करना पड़ा कि हमारी जो पहले आप देखते थे कि फोग 21 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक रहा करती थी, बिल्कुल ठीक है। अब वो पीछे आ गई, वो आ गई फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में 2017 से। और ये वो टाइम होता है जब एक तो ऊपर से फोग का एक ब्लैंकेट इन दिनों में बन जाता है और फिर नीचे से एमिशंस, ये जो खासकर स्टबल बर्निंग जो मैंने फैक्टर आपको बताया, इसकी वजह से वो फिर जो कसाफतें होती है, धुआं होता है, वो धुआं डिस्पर्स नहीं हो पाता, ऊपर एक ब्लैंकेट बन जाता है। तो बहुत आसान। सायरा जी आपकी तरफ आएंगे। सायरा जी, बाबा खुशहाल बाबा का एक शेर है, कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात को ले। आपको नहीं लगता कि तोहफा इंसान का दिया हुआ है जो उसको दोबारा कुदरत की जानिब से मिल रहा है? जी आप सही कह रहे हैं। पहले मैं
आप सवाल के जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। सारा साहिबा से सवाल किया है, फिर उसके बाद मैं आपकी जानिब आती हूँ। जी सारा, ओवर टू यू। साहब, एक तो मैं जी कहूँगी कि ये बड़ा अच्छा आप करते हैं कि आप एक आगाही का अपना एक सेगमेंट रखते हैं, बिकॉज स्मॉग की आगाही एक वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर हम इस वक्त अपनी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकेंगे जब तक हम लोगों को बता नहीं सकेंगे कि स्मॉग क्या है और उसके असरात क्या हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। दूसरा, नसीम साहब ने अभी 2-3 बातें कही जो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। एक तो कि पूरा साल पाकिस्तान में स्मॉग, बेशतर इलाकों में स्मॉग और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। उनकी वजूहत, जिस तरह आपने कहा कि इंसानी हमारी हरकतें, हमारी इंडस्ट्रियल ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और सबसे ज़्यादा गाड़ियां, बसों और ट्रकों से, मोटरसाइकिलों से निकलने वाले धुआं। सबसे बड़ी वजूहत व्हीकलर एमिशंस है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट है। तो इंसान ही इसका हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारी वजह से ये हो रहा है। और ये स्मॉग जो है ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए, मैं इस बात पे नसीम साहब से इख्तिलाफ करूँ, ये 10-15 दिनों के लिए नहीं आती पंजाब में खास तौर पर, ये कुछ महीनों के लिए आती है इतनी शिद्दत से। और उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में ठंडी हवा की एक लहर जो है वो स्मॉग को और पोल्यूशन को, आलूदगी को पकड़ लेती है। बिल्कुल ठीक। और फिर वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में चुभती है, आप उसको टेस्ट कर, कभी कभी आपके मुंह में भी उसका जायका आता है, आपकी स्किन पे, की जिल्द पे उसकी खारिश होती है, बीमारियां फैलती हैं, फेफड़ों की बीमारियां, इसमें बहुत सी आगे मैं जाके आपको बताऊंगी अगर वक्त हुआ कि इसकी आपकी हेल्थ पे, आपकी पे बहुत ज़्यादा असरात हैं। बट इसकी वजूहत यही है जी, एक तो गाड़ियाँ, बस, ट्रक, मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं, ऊपर से उसके बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जिस तरह नसीम साहब ने कहा फसलें जलती हैं तो वो जो क्रॉप बर्निंग है उसकी वजह से भट्टे, उनके पंजाब में भट्टों की बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ कॉमन जिसका जिक्र हम पिछले चंद सालों में कर रहे हैं, और आपको पता है बारहा जब भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया देखे, सोशल मीडिया देखे, जिस पर बहुत बात की जाती है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, और वो उम्मीद वाली बात की वो चीज़ें बाउंस बैक होकर हमारे पास आ रही हैं। नसीम साहब, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि लाहौर का जो क्वालिटी इंडेक्स है कितना ज़्यादा गिर गया है दिन ब दिन। खैर कराची की सूरत हाल भी अब वैसी ही है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है आलूदा तरीन शहरों में पूरी दुनिया में। अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की बात करें, इस महकमे की बात करें, इस साल हमने बचने के लिए, इसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए? 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले महीने देखें तो हमारा तकरीबन ये स्टार्ट में 100 के करीब था एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब ये 150 से ऊपर चला गया, और आगे जो दिन मैंने आपको बताया जब स्टबल बर्निंग ज़्यादा होगी तो ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब जो आपने अगली बात की, अहम के इक़दाम क्या किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। हुकूमत पंजाब ने सबसे पहले तो 2023 में फर्स्ट टाइम स्मोक रूल्स नोटिफाई किए हैं। और उससे बढ़ के इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस साल में हुई है कि हमारी जितनी इंडस्ट्री है, अगर हम लाहौर को लेते हैं या शेखपुरा या गुजरांवाला, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक जोन है, तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया मिशन कंट्रोल सिस्टम। जो धुआं कंट्रोल करने वाले आलात हैं वो अब बाकायदा नोटिफाई हो गए, उनका डिज़ाइन, उनकी स्पेसिफिकेशंस नोटिफाई हो गई है। नंबर 2 अरब रुपए, 2 बिलियन रुपीस हुकूमत पंजाब ने रख दिए हैं फॉर सॉफ्ट लोन्स। किसी फैक्ट्री वाले ने अगर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना है, क्योंकि उसके बगैर हम अलाउ नहीं करते आप फैक्ट्री चलाने के लिए, और उसके बाद पैसे नहीं हैं, तो पंजाब शमाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के बाद जो अल्फला बिल्डिंग में उनका दफ्तर है वहाँ जाए, अप्लाई करें, उनको फ़ौरन इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। लेकिन इन एनी केस उनको अपनी फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना होगा। और हम उनको कह रहे हैं कि आप वंस इसको इंस्टॉल कर लें और साल के 365 दिन आप अपनी इंडस्ट्री को चलाएं, क्योंकि देन फिर आपकी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री होगी। नंबर 2, हमने इस साल 2023 में एक और जो अच्छा काम हुकूमत पंजाब ने किया कि एक जो क्लीन एयर पॉलिसी आ गई, और इसमें 14 महकमों को उनके रोल दे दिए गए। जैसे स्टबल बनेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रोल दे दिया गया। इसी तरह अगर भट्टा है, भट्टा आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जितने ममालिक थे एक ही स्टाइल का हमारा भट्टा था, और फर्स्ट टाइम अब भट्टा जिग-जैग पे कन्वर्ट हो गई। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, और उसमें जो भट्टे अब जिग-जैग पे मेथडोलॉजी पे चले गए वो उनके ऊपर आपको सफ़ेद धुआं यानी कि स्टीम सी नज़र आएगी। आप
उनका कंबस्शन सिस्टम बेसिकली इम्प्रूव किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। और जब सर अगर हम देखें जो कहीं ना कहीं हम दुनिया की बात की जाए, ईंधन की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स या फ्यूल की बात करें तो हम आज भी यूरो 2 और यूरो 3 से आगे नहीं बढ़े हैं। दुनिया कहाँ बढ़ चुकी है। तो आपकी जो तंजीमें हैं, माहौलियाती तंजीमें जो हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल के हवाले से जो काम कर रही हैं, क्या इस हवाले से भी कोई इंतजामिया से बातचीत हो रही है, जिस तरह गाड़ियां, बाइक्स? और इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहूंगा कि लाहौर के बाद क्या ये सिलसिला जिस तरह गुजरावाला और दीगर इलाकों में बढ़ रहा है, तो क्या पंजाब के दीगर शहर भी इसमें आ जाएंगे? कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी नुकसान होगा? देखिए, हमारा स्मोक के लिहाज से एक तो मैं जैसे मिस सारा ने बात की, स्मोक को और जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसको बाइफरकेशन करनी पड़ेगी। स्मोक एक ख़ास एक टर्मिनोलॉजी और एक ख़ास एक वक्त की एक सिचुएशन है। फ़ज़ाई आलूदगी सारा साल रहती है, जैसे वो फरमा रही थी कि पूरे साल वो इशू रहता है। अब ये जो स्मोक का या एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का जो हमारा पंजाब का या पाकिस्तान का सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया मैंने अर्ज़ किया, वो ये सेंट्रल पंजाब है। और ये जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ये स्पेशली और जैसे उकाड़ा तक आप चले जाएं तो ये एक रीजन है यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इसीलिए हम पंजाब के साथ साथ इस एरिया के ऊपर, चाहे वो इधर आपकी ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है जो कि 43% कंट्रीब्यूट करती है इसमें। आपको पता है अब पंजाब में तकरीबन 26 से ज़्यादा ज़िला में कंप्यूटराइज्ड, मैकेनाइज्ड फिटनेस सेंटर बन चुके हुए हैं, जहाँ धुआं, इंजन, लाइट, ब्रेक, हर चीज़ चेक होती है। तो वो एक सिस्टम बेहतर हो रहा है, उससे गाड़ियों की जो फिटनेस है वो उसकी बेहतरी से ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब हैं। नसीम साहब बिल्कुल ठीक। सारा इसी पे कमेंट कीजिएगा आप भी। हाँ जी, बिल्कुल, इन्होंने सही बात की कि कोशिश जारी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह व्हीकलर या गाड़ियों, ट्रकों का धुआं या इनसे जलने वाला ईंधन ही ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए पंजाब में। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बिजली से चलने वाली व्हीकल्स की बात की गई, वो अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। वो हमारी हुकूमत का उसकी तरफ बिल्कुल फेडरल लेवल पर एक मंसूबे में वो है उनकी, और आइडिया यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ 2040 2040 तक काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, रिक्शे, ट्रक, बस, इन सब के लिए उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आगाही, उनके लिए उनकी वर्कशॉप, मैकेनिक, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनको चार्ज करने के लिए उनके पोर्ट होने चाहिए। जिस तरह मोटरवे पे आपके जो है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसको वो कहाँ चार्ज करें, उसमें एक या दो जगह। नसीम साहब, एक और चीज, अगर टाइम है तो सवाल कर लेते हैं नसीम साहब से। नसीम साहब, अगर हम देखें हिंदुस्तान की बात की जाए, चाहे वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो, वहां का हमारा गुब्बारा जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पे। लेकिन पहला इल्जाम जो हम लगा रहे हैं भारत पे वो ये है कि वहां से जो धुआं आ रहा है, फसलों को जो जलाया जा रहा है, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, माहौल को होता है। तो इस हवाले से भी कुछ हो रहा है सर? देखें, दोनों साइड पे है। हमारी जो फसलों की आग लगती है या जहाँ पे हमारी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, वो जब विंड डायरेक्शन उनकी तरफ होती है तो वो भी इफेक्ट होते हैं, और उनकी तरफ जब होती है तो उससे हम इफेक्ट होते हैं। ये विंड डायरेक्शन का ज़्यादा इसमें होता है कि हम और दोनों एक, क्योंकि उसमें तो कोई बॉर्डर नहीं है ना, वो इफेक्ट होते हैं। दोनों साइडों पे अवेयरनेस है, दोनों साइडों पे इक़दाम किए जा रहे हैं। हम उनको मुख्तलिफ जो वजारत ख़ारजा के लेवल पे और सार्क की सब कमेटियों के लेवल पे इस तरह ये मामलात उनके साथ भी टेकअप किए जा रहे हैं। डेफिनेटली वो हमसे ज़्यादा अफेक्ट वो भी हो जाते हैं, और हम भी उनकी, चूँकि जो ही 31 अक्टूबर से दिन आगे जाते हैं, हमने पिछले 4 सालों में ऑब्ज़र्व किया है कि इस जो अगला नवंबर के पहले 10 दिन हैं वो अमूमन विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो जाती है। इस वक्त अगर उस तरफ चल रही है तो वो दिन होते हैं जब इधर हो जाती है, और वो वहाँ पे उनका अरूज पे होता है स्टबल बर्निंग। और आपको पता है वहाँ पे उनके 26 पावर प्लांट है जो कोल के हैं, तो उनकी कसाफतें भी, और प्लस जो मेनली स्टबल बर्निंग, ये जो पीरियड है मेनली स्टबल बर्निंग, उसकी वजह से चूँकि हमारे तो हमने कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ नासा की हमारे पास डेली आती हैं इमेजेस, और वो हम तमाम DCs को भेजते भी हैं जहाँ जहाँ आग लगी होती है, वो फिर उसके ऊपर एक्शंस भी होते हैं। तो और फिर इस तरह
स्टबल बनने के ऊपर भी जैसे भट्टा जिगजैग पे कन्वर्ट हुआ है, तो उसके ऊपर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खातर खा इकदाम। पॉलिसीज लॉन्च करने के बाद ग्रेजुअली अगर हम आगे बढ़ें तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगेन वही बात जो सारा करी थी। सारा, ओवर टू यू, आपकी जानिब आती हूँ। मुझे बताएगा कि अगर हम माहौलियात की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक लंबा अरसा लगे हमें इन चीज़ों को डैमेज करने में, फिर अगेन हमें उतना ही अरसा लगेगा इस चीज़ों को ठीक करने में। और जोन लेयर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ऑब्वियसली द कवरेज ना हमें बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर किया है हमेशा। हम कितना, अगर लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स पे बात करें तो हम कितना डैमेज कर चुके हैं इस चीज़ को खुद से, जो लाहौरियों को अगर हम एड्रेस करें, ना किसी कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करें, इटसेल्फ अगर हम अपनी बात करें तो हम कितना डैमेज कर चुके हैं। मुझे इस तरह एक फिगर देना या एक परसेंटेज देना तो शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम काफ़ी डैमेज कर चुके हैं और अपनी हरकतों की वजह से ही करते हैं, क्योंकि हम ख्याल नहीं रखते। हम ना बिजली की बचाव करते हैं, ना पानी का बचाव करते हैं, ना ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटर बाइक। अब इस वक्त 7.7 मिलियन मोटर बाइक्स दिसंबर तक, इन्होंने पिछले साल दिसंबर तक 7 मिलियन मोटर बाइक्स लाहौर में थी सिर्फ। उससे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इन सब का धुआं मिला के आप खुद ही सोचें, मतलब कितनी इस वक्त दरख्त नहीं लगाते, दरख्त काटते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन हर वक्त कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, स्पेशली सर्दियों के महीनों में या अंडरपास का या सड़क बनाने का इन्होंने लिया होता है, तो उसकी वजह से हम अपना ही खुद ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो सूरत हाल है, एक तो अवेयरनेस बड़ी कम है माजत के साथ, और जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उससे बड़े लोग फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन अगर मीडिया की मैं बात करूं, बहुत सारे इन्विटेशन मुझे आए, लेकिन मैं सोचता हूं कि 3 लाख 4 लाख रुपए के टिकट कहां से लाएं, फिर वहां होटल का खर्चा भी करना है। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अवेयरनेस के हवाले से क्या कोई आप लोग सेमिनार वगैरह करवा रहे हैं? दूसरी बात इसके साथ ऐड कीजिएगा कि जो लाइफ स्टाइल है हमारा, ये कितना अफेक्ट कर रहा है मौसमियाती तगय्युरात जो हम बदलते देख रहे हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ बातें। एक तो जनाब ने जो अवेयरनेस की बात की है, अवेयरनेस की आपको पता है दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये होती है कि सिर्फ बताया जाता है कि धुआं सरतान का बायस बन सकता है, ठीक है। वो अब अवेयरनेस आपके गांव और बहुत ग्रास रूट लेवल तक है, उसका इशू नहीं है। अब स्टेप 2 की जो अवेयरनेस है उसकी बेसिकली ज़रूरत है, और उसके ऊपर हमारा महकमा, फेडरल गवर्नमेंट, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सारे रोल प्ले कर रहे हैं कि अब इस धुएं को कंट्रोल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे भट्टा है, उसको जिगजैग पे कन्वर्ट करना है, इंडस्ट्री है, उसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने हैं, इस तरह का फ्यूल यूज़ करें। अब ये वाली अवेयरनेस है और उसमें सारे इदारे काम करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं गुजारिश करूँगा, हमारा जो रीजन है जिसमें हम पाकिस्तान शामिल है, हम क्लाइमेटिक चेंजेस में हमारा कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1% है, और अफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे जो वसाइल हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है वसाइल चाहिए बहुत ज़्यादा, इस वक्त डस्ट पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। इसलिए देखिए, अब हम टेम्परेरी क्या करते हैं कि हम इस मौसम में सड़कों के ऊपर हमारे जो इदारे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनको हमने लगाया होता है कि वो पानी छिड़काएँ ताकि डस्ट ना हो, क्योंकि डस्ट पोल्यूशन होती है, उसके साथ धुआं मिलता है, तो फिर ये हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो पर्टिकुलर मैटर है 2.5, ये हमारा राइज कर जाता है। तो ये हमारे इश्यूज़ हैं, और उसमें अवेयरनेस पे भी बहुत काम हो रहा है। यानी हमसे ज़्यादा मीडिया इसमें रोल अपना प्ले करो, मीडिया हमारे साथ है और हम कर रहे हैं। और जैसे आपने इंटरनेशनली बात की, तो इंटरनेशनली तो इस वक्त हर वक्त किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी जगह पे क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर, जो कि दुनिया के इस वक्त इशू है, हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया के इशू बन चुका हुआ है, तो उसमें अवेयरनेस भी हो रही है, उस पर सेमिनार भी हो रहे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है। तो हमारे भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से शुरू करें और फिर आगे इसको वाइडर लेवल पर लेके जाते जाएं, तो मेरे ख्याल से सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको यूज़ करके अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है, ताकि अपने एंड से भी आप कुछ कर सकें। जब आप अपने एंड से करने की बात करते हैं सारा, तो लास्टली इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि आपको याद होगा लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा स्मोक होने की वजह से स्कूल भी बंद करने पड़े थे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर फ्यू डेज़। तो आप क्या समझते हैं कि कहा कि मास्क लगाएं, एहतियात करें, आपको पता है बहुत सारे साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप पैगाम देंगे इस हवाले से कि चलिए अभी मसला तो है, कम हो गया है पहले से, लेकिन क्या एहतियात करनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या क्या इस मौसम में लेनी चाहिए? मुझे एक तो ये मसला कम नहीं हुआ बिल्कुल, तो इसको उस तरह नहीं देखना चाहिए, इसको उसी तरह देखें कि ये मसला है, और जब तक इसका आप खुद नहीं ख्याल रखेंगे और हुकूमत जब तक इस पे कांस्टेंट एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये मसला रहेगा लाहौर में और पंजाब के बेशतर इलाकों में। आप मास्क पहने, खास तौर पर बच्चों को मास्क पहनाएं। स्कूल एवी एक दिन बंद करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या हो सकता है थोड़ा सा टेम्परेरली एयर क्वालिटी में या हवाई आलूदगी में फर्क पड़े, लेकिन स्कूलों को ज्यादा दिन बंद ही रखेंगे तो कोई हमारी, क्योंकि वो इसीलिए वो फर्क पड़ेगा क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो सड़क पे कम हो जाएंगी बेसिकली।
उसके अलावा आप बच्चों को बाहर ना जाने दें। बच्चों पे ये स्मॉग और हवाई आलूदगी का असर बड़ों से ज्यादा होता है क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं। और प्रेग्नेंट औरतों को भी खास तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए और मास्क ज्यादा पहनने चाहिए। उसके अलावा नसीम साहब एक और चीज, नसीम साहब एक और चीज, हम जो देख रहे हैं जिस तरह कंक्रीट बिछाई जा रही है भैया, और उसमें बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। सर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि भाई आप सोसाइटी बना रहे हैं, आप कंक्रीट बिछा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो हम कुदरत को दे रहे हैं, नुकसान तो हमें भी मिल रहा है ना, गवर्नमेंट क्या करी सर? देखिए बात सुने, हम डेवलपमेंट के फेज़ में, हमारा मुल्क डेवलप कंट्री नहीं है, हम डेवलपमेंट के फेज़ में हैं। जो दूसरे मुल्कों ने आज से 40-50 साल पहले काम किए, वो अब उस फेज़ में से हम गुजरे। आपको पता है लंदन की स्मोक मशहूर है, जो 1952 में कहीं आई थी, और 18,000 या 12,000 कितने लोग उसमें मर गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने इक़दाम किए और सारी चीज़ें डेवलप की। अब हम कर रहे हैं वो, तो जब हम अब कर रहे हैं तो उस वक्त हमारी सड़कें भी बननी है। देखिए सड़क कच्ची है, डिवाइडर कच्चे हैं, साइडें कच्ची हैं, तो वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन होनी है। आपकी रुकावटें हैं सड़कों के ऊपर, तो वहाँ ट्रैफिक जैम होनी है, और जब ट्रैफिक कंजेशन होनी है तो वहाँ पे एमिशन लेवल राइज कर जाए। तो हमारा मुल्क, हम उस फेज़ में है कि ये चीज़ें हम करें अपनी, और जब वंस हम ये सारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लेंगे तो हमारा AQI बहुत नीचे आ जाएगा। अगर आप में से आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत टाइम लगे इन चीज़ों को ख़राब करने में, तो ग्रेजुअली जो है वो उतना ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर ये भी होगा अगर आप अपने एंड से और हम अपने एंड से इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं लाहौरियों के खिलखिलाते चेहरों से इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि सर्दियाँ आने के बाद हम कितने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आपको पता है इन सर्दियों से आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गर्मी में तो चले हम कहते हैं कि लाहौर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाकी अगर दीगर शहरों की हम बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी का टेन्योर सर्दी की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हरमीत आपको पता है सर्दियों से मुस्तफ़ीद होने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप चूँकि अपने आपको वार्म रखना चाहते हैं, और वार्म रखने के लिए आपको पता है एक्सरसाइज या वर्कआउट से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। लेकिन चलिए सुबह उठना अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो किसी भी टाइम भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। तो वज़न कम अगर आपने करना है तो मेरे ख्याल से सर्दियों के 2 से 4 महीने आपके लिए बेस्टेस्ट हैं, लेकिन इनको आपने कैसे भरपूर अंदाज में यूटिलाइज़ करना है उसके लिए अच्छी और ज़बरदस्त टिप्स लेके मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अरफा अनीस हैं जो कि बेसिकली फिटनेस ट्रेनर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑलवेज फिट, ये एग्जांपल है आपके आगे, इसलिए हम इनको बार बार इसलिए शो में बुला लेते हैं कि आपको बताएं कि इतना ही फिट आपने कॉन्स्टेंटली रहना है। सारा सलीम भी हमारे साथ मौजूद है और ये हमारे ग़ज़ाइयत, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अरफा आपसे शुरू कर लेते हैं। एक तो सुबह उठना ना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मेरे और हमीद के लिए नहीं, बिकॉज हमारी पिछले कई सालों से ये रूटीन है कि हम जो है वो सुबह उठते हैं, अर्ली राइजर हैं हम। लेकिन चले अब चूँकि सर्दी में आपको पता है सुबह भी देर तक ही होती है, मतलब सूरज नहीं निकलना तो हमें लगता है कि अच्छा भी सुबह भी हुई है। वार्म रहने के लिए और वज़न कम करने के लिए क्या बेस्टेस्ट टाइम है सर्दियों में ख़ास तौर पर? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर्दियों में हम वेट ज़्यादा गेन कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हुआ होता है, और मोस्टली ऐसे भी होता है कि हम लोगों की ओवर ईटिंग भी चल रही होती है, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, और सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है। ये सब चीज़ें मिलके बजाय इसके कि हमें फिट करें या स्मार्ट करें, पता लगता है कि हम ओवरवेट हो गए हैं। और जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर हमने 8-10 kg गेन किया होता है ऐसे में। एग्जैक्टली। और फिर ये है कि फ्लू फीवर जैसा हमारा सीज़न चल रहा है, उसमें जो वाहिद आपके सर्वाइवल का रास्ता है वो रेगुलर एक्सरसाइज में है, ताकि एक तो आप अपनी ये सर्दी और ये सीजनल चेंजेस से भी बचाव कर सकें, और जो एक्स्ट्रा फैट आपने गेन कर लेना है उसको मेंटेन कर सकें। सेकेंडली ये कि बहुत से ऐसे लोग जिनको बहुत गर्मी लगती है, वो कहते हैं पसीना आता है, हम तो कर ही नहीं सकते हैं एक्सरसाइज, उनके लिए भी एक आइडियल टाइम है कि वो सर्दियों में किक स्टार्ट करें अपने वर्कआउट प्लान को, ताकि फिर उसे कंटिन्यू कर सकें। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडियल टाइम टू रीस्टार्ट योर वर्कआउट। खाने की बात की ना अरफा, तो फौरी तौर पर मुझे लगा सारा से सवाल करना चाहिए कि सारा देखिए सूप हो गया, फिश हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हरमीत पाजी सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों की सारी सौगातें जो हैं वो हमने दिन रात ट्राई करनी होती हैं। अब हम बहुत सारा खा लेते हैं, लेकिन हमें लगता है सारा बहुत हेल्दी फूड है, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है ओ माय गॉड, अच्छा एक तो हमने कपड़े सर्दियों वाले पहने होते हैं, फिर उसमें हम भालू लगना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत मसाइल है ख़वातीन के, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए सर्दियों में? अच्छा,
हमें जैसे आपने कहा मछली, सूप्स या ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से है कि ड्राई फ्रूट्स हम कंसीडर करते हैं डेट्स, खजूरें वगैरह हो गई, इंजीर हो गई, किशमिश हो गई। अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा इंक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स। सो ये सारी चीज़ें हमें इत्तेदाल में लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं ड्राई नट्स, जिसमें आ जाता है बादाम, अखरोट वगैरह। अब अगर आप एक मुट्ठी खुश्क मेवा लेते हैं, बेशक कोई स्पेसिफिक कर लें या मिक्स कर लें, अगर आप वो ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। लेकिन हाँ, जिस तरह अब उसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस इसलिए रहती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सर्दियों में बेसिकली हमें विटामिन सी, B1, B12 चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं, और ओमेगा 3, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आप जित ज़बरदस्त तरीके से बता रही है ना कि भाई इस तरीके से लेने चाहिए, और 10 से 12 बादाम पिस्ता हो तो 10-15 से ज़्यादा। लेकिन हमने मुट्ठी नहीं भरी होती, हमें सुकून नहीं आता, आत्मा को शांति नहीं मिलती हमारे है। पाम तो साइज ये जो हम मुट्ठी भर के खाते हैं, तो इसका कोई फायदा होता है? वो मुट्ठी ये होती है कि उसे भरकर इतना नहीं भरना कि वो उससे बाहर निकल जाए। मैं यही चाह रही हूँ, देखिए पाम से ऐसे बना दो कि आपने मुट्ठी बंद कर दी। अंदर हाँ, जैसे हम तो ऐसे करते हैं ना, मुट्ठी भरना ही को ऐसे कर्व होता है। बनाते हैं तो उसकी कर्व के अंदर अंदर आना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। अच्छा, दिन में कितनी, अगर चले हम पाम साइज को छोड़ भी देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, हमें अगर हम तादाद की बात करें, कितने बादाम, पिस्ते की बात करें, काजू की अगर बात करें? सर्दियों में आपने बादाम लेने हैं तो वो सुबह के टाइम ले लें। सुबह के टाइम वैसे भी बादाम लेना एक तरह से हेल्दी कंसीडर इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी आँखों के लिए और हमारी ब्रेन के लिए इफ़ेक्टिव होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा एक और चीज़, डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें भाई, हमें हमारे इलाकों में सर्दियाँ होती थी और स्कूल जाते थे तो बड़ी मुश्किल से जाते थे, और टीचर मुख्तलिफ एक्सरसाइज कराते थे कि हाँ इससे वार्म अप हो जाएगी आपकी बॉडी। क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सुबह सवेरे लाहौर में वैसे भी अब अंधेरा ही अंधेरा होता है, फोग की वजह से ठंड भी बड़ी पैती है, तो क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे स्टेप हैं कि कहीं ना कहीं आप जिम की तरफ दौड़ें, या कहीं ना कहीं आपने जाना है वर्कआउट के लिए बाहर किसी to make yourself warm? सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अभी इतनी सर्दी आई ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम फुल सर्दी में हम सोचें कि लिहाफ छोड़ के हमने एक्सरसाइज करनी है, क्यों ना हम अभी से स्टार्ट कर लें। उसमें यह है कि असल चीज़ ये है कि आपने अपने आप को वार्म रखना है, अपनी बॉडी को गर्म हालत में रखने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिंपली खड़े होकर थोड़ी सी जॉगिंग कर लें एक ही जगह पे खड़े होकर, उसके बाद स्ट्रेचिंग करें। सर्दियों में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने वार्म अप किए बगैर एक्सरसाइज की तो आपका मसल स्पैम होने का खतरा है, कोई भी मस्कुलर डैमेज हो सकता है, तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल जो लोग बिल्कुल ही कहते हैं कि हमने तो हाथ पाँव हिलाना ही नहीं है, जबकि बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि कैलोरीज भी बर्न हों या उनकी फैट लॉस भी हो सके या वो बॉडी को वार्म भी रख सकें। उसके लिए हम अगेन आते हैं ब्रीदिंग पे। एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको जो कि कैलोरी बर्निंग के लिए अदर देन डीप ब्रीदिंग बेहतर समझी जाती है, वो ये है कि आपने अपने ब्रेथ को होल्ड करना। ये है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है या जो हार्ट पेशेंट हैं वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाकी सब लोग ये कर सकते हैं। उसमें सिंपली आपने डीप इनहेल करके उसे होल्ड करना है और उसे काउंट करना शुरू कर देना। होल्ड करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि उस प्रोसेस के दौरान जब आप आफ्टर सम सेकंड्स जब अपना सांस रिलीज़ करेंगे तो एकदम से आपको सांस चलेगा, एक तो डबल ऑक्सीजन आएगी बॉडी में, सेकेंडली ये कि उससे फिर आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है और आपको हल्का हल्का पर्सपायरेशन शुरू होती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी वार्म होना शुरू हो जाती है और कैलोरी बर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसको शॉर्टकट पे ही नहीं रहना, स्टिल वी नीड टू मूव और बॉडी सिंपल स्ट्रेचेस कर लें, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी एड्रेस करें आपके। चले हम उन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज जो कि घर में होती हैं, अब वो खवातीन या बाजू का जिन लोगों को अभी जिन्होंने पेपर्स दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, जो कॉलेज से फ्री हुए हैं, घर में आपके हर तरह की ऐसी खवातीन ज़रूर होती हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करती। अब घर में काम करने वाली खवातीन को हमेशा ये लगता है कि वो इतना सारा काम कर रही है, इसका मतलब कि वो एक्सरसाइज कर रही हैं। यही घर का काम करना, मशीन लगाना, किचन में जाना, इट डजंट मीन यू आर डूइंग वर्कआउट। तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि सर्दियों को कैसे यूटिलाइज किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो वो तमाम औरतें अपना माइंडसेट चेंज करें और वो तमाम इर्द गिर्द के लोग जो उनको टीस करके कहते हैं इतना कुछ तो कर लिया, तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है, ये वो प्लीज़ माइंडसेट चेंज करें। जो जितना ज़्यादा ये हाउस होल्ड
स्टफ में इन्वॉल्व है उसको उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि तो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। हाँ। उसकी हालत तो मतलब काबिल रहम है कि आप मशीन भी लगा रहे हैं, बर्तन सफाई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बैक एक की तबाही है, आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस टायर्डनेस आ जाती है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन सब के लिए एक्सरसाइज जो है वो इस तरह काम करेगी कि उन्होंने जितना भी पूरे दिन में काम किया है, वो थक गए या मुख्तलिफ काम करके, उन सबको भी रिलीज़ करेगी। मतलब एक रिलीफ भी उन्हें मिलेगा और साथ उनको रिजल्ट ज़्यादा और अच्छे जो मिलेंगे। थकने की अदाकारी करते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए सिर्फ दुआ है, उनका कोई इलाज नहीं है। सारा आपकी तरफ आऊंगा। सारा बड़ी जबरदस्त डॉक्टर साहब तो स्टेप बता रही हैं, ये टिप्स भी हैं, स्टेप भी हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे भाई, सर्दी आती है तो माओ को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे याद है मेरी बेबे क्या करती थी, स्वेटर पहना के मुझे बोरा बना हाई के नेक भेजती स्वेटर। थी। ये चीज जो है, बच्चे भी तकलीफ में होते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? बादाम पे तो आपने पाबंदी लगा दी कि नहीं, ऐसी कौन सी खुराक है गुड़ की चाय के अलावा कि आपको गर्म रख सकती है? अच्छा, आपको हर वो चीज़ गर्म रख सकती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जी। मछली, अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मछली सिर्फ सर्दियों में सुबह खानी मछली कैसे चाहिए। खाएंगे यार? मछली का सूप बनाकर पी सकते हैं अगर आप मछली नहीं करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं प्योर, वो कॉटेज का जो है, कॉटेज चीज़ का जो है वो सूप बनाकर पी सकते हैं, जिसे हम पनीर भी कहते हैं। वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एंड सेकेंडली, अगर आप जो है मछली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिकन का सूप बनाकर पी सकते हैं। अगर वैसे आप ये कितना अच्छा लगेगा सारा कि सुबह सुबह सवेरे सोहा चाय का कप छोड़ के मछली का सूप पिएंगे। चाय- सोहा मजा आएगा ना? चाय के बगैर सुबह नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ ना मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। जब हम खाने की बात करते हैं ना, तो हमारी सर्दियों की खूबसूरती खासतौर पे लाहौर में या दीगर सिटीज़ में भी ये है कि जो गर्म अंडे बेचने वाले, वैसे मैं अंडे नहीं कह रही, मैं अंडे कह रही हूँ, क्योंकि जो वो आवाज़ लगा के एक हमारी, मुझे लगता है हमारी वैल्यूज और नॉर्म्स का मजे हिस्सा की बन आवाज गया। होती है सोहा गली मालूम है, अंडे बहुत- ले लो, लेकिन अच्छी होती है, मतलब अच्छा वो अट्रैक्ट भी करती है वो मैं कह रही हूँ आवाज। कि ये सर्दियों में जो हम इंतजार करते हैं ना, हम इस चीज़ का भी इंतजार करते हैं कि बाहर गर्म जो अंडे हैं ना वो बेचने के लिए आएगा और हम उसे अंडे खरीदेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम रिलेट करते हैं, हमारी कल्चर का हिस्सा बन गया ये। अब ये जो है, ये भी अगर आप सर्दी है सूप पी रहे हैं, तो अंडे भी अगर आप खा रहे हैं तो एक दिन में कितने खाने चाहिए और कितने नहीं खाने? अच्छा, अगर तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर पेशेंट वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में वो 2-3 भी खा सकता है। ओके। बट अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा तो 2 अंडों से ज़्यादा नहीं खा सकता। और कोशिश करें कि जो सुबह के टाइम अंडा खाएं वो पूरा अंडा खाएं जर्दी के साथ, क्योंकि जर्दी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और ये सबसे सर्दियों गलत में concept सर्दी है। नहीं लगने देता। डाइट में सबसे गलत कॉन्सेप्ट है, इसको भी जरा क्लियर हाँ। कर दें कि आपने जर्दी नहीं खानी। व्हाट इज अच्छा, जर्दी नहीं खानी, हम लोग बहुत से ऐसे पेशेंट्स को खुद कहते हैं कि जर्दी नहीं खानी। वो उन पेशेंट्स मुझे को बहुत कहते हैं पसंद। जिनकी जो है मेडिसिन चल रही होती हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही होती हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने जर्दी नहीं खानी, क्योंकि अंडे की जर्दी में एक विटामिन के होता है जो कि ब्लड थिक कर रहा होता है, ओके। जिसकी वजह से हम जर्दी उस टाइम पर बंद करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ब्लड प्रेशर का इशू है तो थ्रू आउट द डे अगर आपकी रूटीन जो है बिल्कुल सेट है ना, कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बाकी डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं, चलो 1-2 चीट कर रहे हैं, उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं करता, तो आप अंडे की जर्दी ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, एक तो हमने घरों की बात कर दी, उन खवातीन की बात कर दी जो काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी खवातीन जिनके मुलाजिम हैं काम नहीं करती और किसी पार्क में किसी सोसाइटी में बैठी ऑर्डर देती हैं बस। बात करती हैं, ऑर्डर देती हैं, और कहीं ना कहीं सर्दियां हैं तो उनको अपने फिगर का बड़ा ख्याल होता है कि हाँ नहीं बढ़नी दिस वन तो है आपने कैसे करेंगे? एक्सरसाइज हो रही है तो साथ में खुराक की बात की जाए तो कैसे उसको मेंटेन रखा जा बैलेंस सकता है कैसे सारी चीज़ों? अच्छा, अगर उन्होंने मतलब वज़न वगैरह कम करना है तो जितने टाइम की वो एक्सरसाइज कर रही हैं उससे कम खुराक लेनी है। अच्छा, अगर ये जैसे अगर ratio में 30 करूं- मिनट में वो कोई 1500 कैलोरीज बर्न कर रही हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, 30 मिनट में अगर वो 1500 कैलोरीज बर्न कर रही हैं तो बजाय इसके कि वो 2000 कैलोरीज लें, वो 500-600 कैलोरीज ले सकती हैं, और उन कैलोरीज में वो फूड आप ऐड करते हैं जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, कम खा के ज़्यादा देर चलाते हैं। अच्छा सारा, एक और चीज़ बल्कि मैं कहती यही हूँ, सवाल डॉक्टर साहब से भी कर लेते हाँ हैं। ये सवाल आपसे भी है, बताइएगा इसी पे आप क्या कमेंट करेंगी?
ऐसे में पहली बात तो ये है क्योंकि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, तो मेरा जो एक योगी माइथोलॉजी है उसके मुताबिक ये है कि आपको जब भी वो फेक क्रेविंग है या हकीकत में भूख लगी हुई है, आप हाफ ग्लास नीम गर्म पानी पी लें। ये एक तो वेट लूज में हेल्प करेगा। दिल करे तो पानी कैसे पी लें? यही तो सारा कमाल है। साथ हमने स्मार्ट भी रहना है या नहीं दिल को तो हमने तसल्ली देनी है। उसमें थोड़ा सा पानी पीने से ये होगा कि फेक क्रेविंग तो सबसाइड हो जाएगी। उसके बाद यू कैंट, मतलब मैं थोड़ी सी इस मामले में ना ज़रा कम जालिम हूँ, मैं कहती हूँ आप सब कुछ खाएं साथ वर्कआउट कर लें। तो अगर रेशो क्या है मुझे अरफा ये बताएं। 70-30 मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप खाने की बात करते हैं तो वो 70% है, जब आप यहाँ पे ताला लगा लेते हैं ना तो आप पतले होना शुरू हो जाते हैं। 30% आपका वर्कआउट है। आपके लिए ये रेशो क्या है? मेरे नज़दीक 100% वर्कआउट है और 200% आपका माइंड सेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना सा बिरयानी खाई है और आपने ये सोच के खाई है कि ओए होए मैंने तो 10-15 kg गेन कर लेना, यू विल गेन दैट 10 kg रादर देन दैट। आपका दिल कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उस चीज़ को मांग रहे हैं। उसको अगर आपने नहीं सबसाइड किया तब तो आपकी बॉडी चली जाएगी अंडर स्ट्रेस। एंड अकॉर्डिंग टू माई माइथोलॉजी, बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट, स्ट्रेस के साथ आप वजन लूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि खाने की कैलोरीज गिनने की बजाय आप नेमतों को गिने और उन पर शुक्र अदा करें। सुन्नत के मुताबिक खाएं, आप उतना खाएं जो हमारी सुन्नत हमें बता रही है। लाइक अपने स्टमक का एक हिस्सा खाली रखें, खाने से पहले पानी जरूर पिएं, खाने के बाद पानी ना पिएं। डॉक्टर साहब बिरयानी हो, फिर स्टूडेंट बिरयानी ऊपर लेमन छिड़को। मेरे साथ पैनल मौजूद है ना हरमीत, इन्होंने इतना आसान और कंसाइज कर दिए ना इन सारी चीज़ों को कि अगर हम क्लासिफाई करें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मकसद हमारा आपको डराना नहीं है कि सर्दियाँ आ गई हैं, मोटे हो जाएंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, ऊपर से स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे तो और मोटे लगेंगे। नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सब खाएं, मुझे ये बिल्कुल बात इनकी बहुत अच्छी लगी है कि भी नेमतें हैं उसे काउंट करें, लेकिन एतदाल, इसे कहते हैं ना, हाथ खोला रखना है आपने, तो बस और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन रही आप लोगों के साथ। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अदब का जिक्र हम कैसे ना करें। गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको पता है अपने प्रोग्राम में हम खुद भी याद करते हैं और आपको भी याद कराते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से आपने किस ऐसे शायर को, किस ऐसी पर्सनालिटी को याद करना है जो कि पाकिस्तान की तारीख़, और अगर हम बड़े सग़ीर पाक व हिंद की बात करें तो उस ज़माने में भी अपनी शायरी और अपने शायरी मजमूओं से बहुत सारे लोगों को मुतासर किया एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हम साहिर लुधियानवी कहते हैं। उनकी आज 43वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और उनका पहला मजमूआ और शायरी का कलाम जो है तलखियाँ, जो कि अपनी मिसाल आप है, जो कि अगर हम गानों की बात करें, गज़ल की बात करें, नज़म की बात करें, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा और लोगों को मुतासर किया कि ऐसा कौन सा, अगर हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो मुआशरे का ऐसा कौन सा रुख था जिसको उन्होंने अपनी शायरी में डायरेक्शन के साथ हम तक नहीं पहुँचाया, और रहती ज़िंदगी तक, रहती दुनिया तक ये नाम इस तरह से ही रहेगा। वैसे अगर देखा जाए शायर लुधियानी के हवाले से, मेरे ख्याल में जो उनको वैसे ही कहा भी जाता है कि वो फिल्मी शायर थे और उन्होंने बेपनाह गीत, संगीत और तख्लीक की, और लता मंगेशकर ने वो गाए भी और फिर इख्तलाफात भी उनके बहुत ज़्यादा हुए और फिर कहीं ना कहीं उन्होंने रुख बदला और उनके जो गीत थे फिर बहुत सारे लोगों ने गाया और जिसने भी गाया वो मशहूर हो गया। और आपको याद है कि एक गीत बड़ा मशहूर था, चलो एक बार फिर अजनबी हो जाएं हम दोनों, तो ये बहुत बड़ा वायरल था और आज भी सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो काफ़ी वायरल है। लेकिन इन्होंने वाकई में जो लिखा, और फिर बड़ी बात ये होती थी उस ज़माने में कि हर सिंगर की ख्वाहिश होती थी कि कहीं ना कहीं साहिर लुधियानी साहब का ये गीत मुझे मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनके कलम से जो निकलता था कहीं ना कहीं वो हिट होके चला निकल जाता था। और इसमें भी कोई शक नहीं है, लता मंगेशकर साहिबा कई बार ये कह चुकी है कि अगर उनके गीत उनसे अलग किए जाए साहिर लुधियानी की, तो आज की उनकी जो मकबूलियत है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम आप कह सकती हैं कि साहिर लुधियानी साहब का था। और उनके अशार जो हैं वो आज भी जहाँ जहाँ आप जाए सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कहीं गानों में आपको वो बहुत सारी चीज़ें उनकी नजर आएं। जज्बात की शिद्दत, उनकी शायरी का खासा और धीमा लहजा जो है वो बेसिकली शनाख्त थी। क्या है खूबसूरत, मतलब एक के बाद एक जो हमने आपको सुनाए, बेसिकली मैं और हरमीत पाजी जब सुन रहे थे तो वो इंटेंसिटी जितनी हम महसूस कर रहे थे, हमें उम्मीद है कि आपको भी उतनी ही महसूस हो रही होगी। और हरमीत पाजी का तो आपको सर हिलाने के अंदाज से अंदाज़ा हो गया होगा। तो हरमीत, ये आज का दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप सब भी उनके मेरे ख्याल में मेरी टीम ने इन्हीं का शेर है जो तमाम तर नाज़रीन की नज़र करते हैं। सुहागर टाइम है, जी जी, क्विक दबेगी कब तक आवाज़े अदम,
हम भी देखेंगे, है? रहेंगे कब तलक जज्बात बरहम, हम भी देखेंगे। हम भी देखेंगे। ये भी काफ़ी वायरल है, आजकल भी वायरल है, और कहीं ना कहीं जितने भी इनकलाबी लोग हैं वो भी अपने तस्वीर के साथ ये शेर लिख के शेयर कर लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खासा है कि अपने अंदर की दुनिया में रह के बाहर की दुनिया को बदलना कैसे है, ये आज के ज़माने में सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे लेंगे अब इजाज़त इसी शेर के साथ। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।